फ्रेंड्स, सीएमई पटना के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। अभी की जो क्लास है वो मॉडर्न इंडिया के इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट 1 है, जो बेसिकली हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन अगर इस क्लास को जनरल स्टडीज़ वाले सुनेंगे, मेंस के बच्चे, तो उनको बहुत मदद मिलेगी। अगर कोई प्रीलिम्स का भी स्टूडेंट्स को सुनता है तो उसको मदद मिलेगी, पर मेनली ये मेंस ओरिएंटेड क्लास है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि कोई भी चीज़ समय देने से पहले ये जानना चाहिए कि हम इसको क्यों प्रयोग करें। सबसे पहले हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए अगर कोई बच्चा इसको अभी अगले आधे घंटे 32 मिनट सुनता है तो उसका क्या फ़ायदा है। आप अगर हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस देखेंगे तो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, उसमें आपका जो मॉडर्न का सेक्शन है उसमें हर बार कम से कम एक या कई बार 2 सवाल जो हैं आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले साइड से आएंगे। जैसे हमने मॉडर्न को कुछ पार्ट्स में दोस्तों यहाँ बांटा है। एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, एक इकोनॉमिक हिस्ट्री है, एक सोशल कल्चरल हिस्ट्री है और एक आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है। आप पाएंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से एक सवाल आपको हिस्ट्री ऑप्शन में लगभग मिल जाएगा, चाहे वो गांधी के कोई मूवमेंट पर हो या उससे रिलेटेड कुछ और बातों पे हो, उस पर सवाल एक आ जाएगा। इस बार के लिए आप पाएंगे कि इस बार कुछ इंपॉर्टेंट में है, जो मैंने ऑप्शनल के लिए बताया था, जो मोस्ट हिटेड में, कि इस बार आपको ज़्यादा चांसेस है कि असहयोग आंदोलन, उसके बाद से दूसरा जो आपका सवाल है वो है डिफरेंट एक्ट्स और उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, और फिर सांप्रदायिकता और भारत का विभाजन वाला जो पहलू है उस पर आपको सवाल दोस्तों बन सकता है, कुछ और भी सवाल बन सके। वैसे ही अगर आप जीएस के लिए इसको आप सुनते हैं तो जीएस के लिए बड़ा ज़रूरत है दोस्तों। जीएस में मैंने सबको कहा है कि बीपीएससी का पेपर 1 में आपको जीएस में 3 प्रश्न होते हैं, लेकिन पिछले 2-3 एग्जाम से कुछ पैटर्न में निरंतर बदलाव दोस्तों आ रहा है। उन बदलावों में ये जो खंड है इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो बड़ा काम करता है। वो कैसे हैं वो भी थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। सबसे पहले आप देखेंगे तो जीएस जो आप पढ़ते हैं उसमें एक फिक्स क्वेश्चन है, वो है आर्ट का, चाहे वो पाला आर्ट आए या पटना कलम आए या मौर्य आर्ट आए, वो मूल्य एंशिएंट मिडिवल से जुड़ा हुआ है, या जो पेंटिंग भी है वो मिडिवल के लास्ट और मॉडर्न के शुरुआत से है। लेकिन उसके अलावा जो जितना टॉपिक है वहाँ वो मॉडर्न से जुड़ा हुआ है, चाहे वो ट्राइबल मूवमेंट हो या पीजेंट मूवमेंट्स हो या एजुकेशन प्रेस हो या रोल ऑफ बिहार इंडियन नेशनल मूवमेंट हो या पर्सनालिटीज़ हो। वहाँ पर नॉर्मली बिहार ओरिएंटेड सवाल था, लेकिन उसको भी समझने में इस टॉपिक की बड़ी दोस्तों भूमिका होती है। और सबसे बड़ी बात जो इधर ट्रेंड चेंज हुआ उसमें आप देखिए, आप अगर पेपर को देखेंगे, खासकर 64वीं का देखें और पीछे में चले जाएं तो कुछ कुछ नए सवालों का ट्रेंड चेंज हो रहा है। जैसे पीछे के सवालों में 57 के विद्रोह पर दोस्तों आप पाएंगे कि 57 के विद्रोह के प्रवृत्ति पर सवाल आया है। कभी आरसी मजुमदार पर आया था। आरसी मजुमदार द सिपोई म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखते हैं, जहां बोलते हैं नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। उसी में एसएन सेन से जोड़ते चुके। एसएन सेन सरकारी इतिहासकार दोस्तों माने जाते। जब आज़ादी प्राप्त हुई भारत को तो उसके बाद से पहले आरसी मजुमदार को बोला गया था 1857 पे लिखने के लिए, पर जो तरह से सरकार लिखवाना चाहती थी वो तैयार नहीं हो पाए थे। फिर एसएन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन को दोस्तों दिया गया था और उन्होंने जो किताब लिखा उसका नाम था 1857। वो सरकारी इतिहासकार दोस्तों माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय नहीं था लेकिन स्वतंत्रता संग्राम जरूर था। लेकिन आरसी में बोलते हैं न तो राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था, न तो प्रथम था। मैं चर्चा करूंगा वहां पर। प्रथम इसलिए नहीं था, वो मानते हैं कि इसके पहले विद्रोह हो चुके हैं। राष्ट्रीय इसलिए नहीं था कि उत्तर भारत प्रभावित है, दक्षिण भारत प्रभावित नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम दोस्तों इसलिए नहीं है कि उन कहते हैं कि सबके अपने अपने निहित हित है। इस पर मैं चर्चा विस्तार से करूंगा। और वहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो अच्छे मार्क्स लाने में मदद करता है, वो ये है कि 1857 के स्वरूप की सबसे बड़ी समस्या है स्रोतों का अभाव की समस्या। जो अधिकांश साक्ष्य हैं दोस्तों वो ब्रिटिश साक्ष्य हैं, जो कि 57 के विद्रोह को सीमित रूप से दोस्तों दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि उसको किस रूप में एक्सप्लेन करें, क्योंकि वहाँ पर विवाद सिर्फ विदेशी और देशियों के बीच में नहीं है, बल्कि विदेशी और देशी भी एक फ्रंट है, तो देशी के बीच का विवाद है। कई लोग अपने अपने तरीके से मानते हैं। जैसे सैयद अहमद खान वही भाषा बोलते हैं जो अंग्रेजों की भाषा थी। अंग्रेजों ने इसको सैन्य विद्रोह कहा, लॉरेंस और सिले ने। सैयद अहमद खान भी इसको सैन्य विद्रोह दोस्तों कहते हैं। तो ऐसे इन सारी प्रवृत्तियों को कैसे लिखा जाए,
क्लैरिटी के साथ और अच्छे अंक का ये बड़ा ज़रूरी है। और ये प्रयास करूंगा और उसके बाद से आपको कोई चीज़ जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसा कि जानते ही हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल का इंडियन नेशनल मूवमेंट का नोट्स फाइनल हो चुका है। प्रोबेबली जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको आज रात तक मिल जाएगा, तो उसको आप जब देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और अभी नहीं बना रहे, 2008-9 से बनाए हैं। उस नोट्स में मुझे वो लोग भी याद आए जब उसको कंपाइल कर रहा था बिहार पीसीएस के अनुसार से। जब मैं 2009 के दौर में मुखर्जी नगर पढ़ाते थे तो उसमें पंकज द्विवेदी जी थे, उनकी राइटिंग बड़ी अच्छी थी। आज भी जो असहयोग सविनय का जो नोट्स डाले हैं वो मेरा 2009 में लिखवाया हुआ था। अभी वो लुधियाना में कमिश्नर है। कुछ इस पे कमेंट भी लिख देंगे कि सर बड़ाई कर, एकदम क्यों नहीं बताएंगे। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग पास होते हैं, क्योंकि कुछ लोग का काम सिर्फ कमेंट करना है। और बहुत खुशी होती है कि आज वो कारवा जो छोटा था आज बहुत बड़ा हो गया है और कई सारे लड़के बहुत पास करते हैं। वही उत्साह है दोस्तों जो हम लोग को आगे बढ़ा रहा है। और हम तो बस पढ़ाते ही हम लोग इसीलिए कि आप पास हो और उससे हमारा नाम बढ़े। और कुछ जो भावुकता थी छोटे छोटे कमेंट पे रिएक्ट करना, वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये मान लिए हैं कुछ लोग जब बड़े बड़े लोगों को छोड़ते नहीं, ट्रोल करते, तो हम लोग बहुत सामान्य से टीचर हैं दोस्तों, तो इसलिए कोई मुझे दिक्कत नहीं होती है। बस अपना काम करना है और एक उत्साह से पढ़ाना है। फिलहाल यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो ऑप्शनल के हैं उसमें भी ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, और जो जीएस के हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे 57 का स्वरूप वाला सवाल हो, या आपको ये भी सवाल मिला है एक बार स्वदेशी पे दोस्तों क्वेश्चन पूछे हुए था। स्वदेशी आंदोलन इसी दौर में जब होता है, यहाँ पे हम चाहे तो एक और यहाँ पे खंड बना सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों हुआ 1905। तो स्वदेशी आंदोलन वाली जो बात, तो यहाँ पे जो चीजें हैं इस पर भी यूपीएससी मेंस में सवाल था। मैं जीएस की भी दोस्तों बात कर रहा हूं। उसके अलावा गांधी पर कई बार दोस्तों सवाल आ रहा है, और इधर से भी सवाल के आने की संभावनाएं दोस्तों हैं। इसलिए मेरा आपको सलाह रहेगा कि आप कला पढ़ें, जनजाति पढ़ें, किसान पढ़ें, शिक्षा प्रेस पढ़ें, राष्ट्रीय में बिहार पढ़ें, व्यक्तित्व पढ़ें। तो एक 7वां एक और खंड अपने से जोड़ लें, राष्ट्रीय में इंडिया के लेवल पे जो बात उसकी एक समीक्षा पढ़ लेंगे तो बड़ा फायदा होगा दोस्तों। चूंकि जीएस की संरचना में याद रखिएगा सबसे श्योर शॉर्ट जो विषय है उसमें एक इतिहास भी है। और पहला दिन अगर आप डीआई में बहुत अच्छे हैं तो आप डीआई से जरूर शुरुआत करें, पर थोड़ा सा भी लैग करे तो आपको वहां पर इतिहास दोस्तों बड़ा साथ देगा। आप इतिहास को लिख सकते हैं। और एक और सूचना, जो भी हम लोग से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, इसके सेठ सर जो डीआई में दिल्ली में पर्याय हैं, जो हम लोग के सीएमई से जुड़े हुए हैं, उनका थोड़ा सा हाथ और पैर में चोट लग गई थी, पर वो आप बच्चों के लिए समय निकाल करके डीआई के लिए स्पेशल क्लासेस जहां तक हो सके वो करवा रहे हैं। और उसके लिए सीएमई का जो नंबर है 70 70 440 701 पे जो अपने बच्चे हैं उसमें जुड़ सकते हैं। और सर बहुत एक्सपर्ट हैं दिल्ली में, शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो डीआई में उनका नाम नहीं जानता हो। फिलहाल अभी वो पटना तो नहीं है, पर वो अपने ऑडियो विजुअल्स के तहत डीआई बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। और उसके लिए स्पेशल क्लास आज ग्रुप बना दिया गया था डीआई का, इसके सेठ सर करेंगे, फिर देवानंद जी जो वित्त सेवा में वो मदद करेंगे, और कई लोग हमारे स्टूडेंट्स लोग जो सेलेक्टेड वो भी डीआई में हेल्प करते रहते हैं। हिस्ट्री पॉलिटी हम और देवानंद जी पढ़ाते हैं, और अभिनव झा सर ज्योग्राफी इकोनॉमी साइंस टेक करवाते हैं दोस्तों। साथ साथ हम सब के करेंट के सारे नोट्स लगभग ग्रुप में डाल दिए गए हैं, जो जनवरी से लेकर मई तक है। और हिस्ट्री का भी टोटल नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में दोस्तों डाल दिया गया, जो जीएस वाले हैं। तो आप प्लीज पढ़ते रहिएगा, क्योंकि हम लोग एक क्रैश कोर्स में एक सहयोगी भूमिका निभाएंगे। पढ़ना आपको है। रूटीन भी मैंने कई बार बोला है कि सुबह में प्रयास करिए कि आप सुबह में शुरुआत करिए 1.5 घंटा अपने विषय को पढ़िए, फिक्स पार्ट का पढ़ करके सिनॉप्सिस बना लीजिए जो गैप में काम करेगा। फिर उसके बाद से उसी चीज को रात में जरूर 7 से 10 के बीच में आधा घंटा एक क्वेश्चन लिखिए। ऑप्शनल पढ़ने के बाद जो सेकेंड पार्ट है वो जीएस का फिक्स पार्ट पढ़िए, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी, क्योंकि वो क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा। उसके बाद से दोपहर या शाम के समय में करेंट का पढ़ाई करिए, जिसके लिए हम आप सबको नोट्स भी सीएमई के द्वारा दिया गया है। शाम के समय में आप हमारे यहाँ टेस्ट ही चलता है 8 बजे से पर डे क्वेश्चन लिखने का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और 8:30 बजे से अपने से तो डीआई बनाइए। अब तो ग्रुप में भी डीआई क्वेश्चन दोस्तों डाले जाएंगे, जो इसके सिलसिले वाला जो ग्रुप बनाया गया है। उसके अलावा 3 घंटे का टेस्ट होता है दोस्तों, उसमें भी बहुत अच्छा उत्साह लगा। और उस पर हम लोग 1-2 दिन में उसमें उसका आंसर शीट लोड करेंगे, मॉडल आंसर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही आप लिखिएगा, पर एक प्रस्तावित करेंगे
कि वो वैसे लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आते हैं मेंस ऑप्शनल के लिए काम करेगा, जीएस के लिए काम करेगा। आइए पीटी वाले इन सब पे बेस्ट कई सवालों में पढ़ते हैं। पतला सा बुकलेट हम लोग का सीमित आता है, पर अगर आप सुने रहेंगे तो बड़ा काम करेगा, बड़ा कहानी समझ में दोस्तों आएगा। तो मेरा ये पार्ट 1 ब्रीफ रिव्यू है, ये सबके लिए उपयोगी है। मेनली ऑप्शनल के बॉक्स में डालेंगे पर सबको काम आएगा। हाँ, मैं फिर से कह दूं कि ये फिक्स कोई रिकॉर्डिंग यूट्यूब के लिए नहीं होता है। कुछ हम लोग वीडियोस दोस्तों डाल देते हैं, तो ये नहीं सोचिएगा कि ये क्लास चलता रहता है, उसका कुछ क्लिप दोस्तों डाला जाता है जिसको हम लोग क्लास के अनुसार से प्रोग्राम करते हैं। आपके मिनट के अनुसार से नहीं कि 20 मिनट में ये बोल जाना है, वो लाइक भी उसके लिए कोई मतलब नहीं। सब्सक्राइब भी नहीं बोलते हैं, प्लीज़ मत सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हम लोग का जो है वो आप उसके लिए चिंता मत करिए। जो लाइक या व्यूज़ है कि प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, नो आप मत करिए। हाँ, करते हैं तो कुछ मिलता रहेगा। आइए यहाँ पे दोस्तों इंडियन नेशनल मूवमेंट से स्टार्ट करें तो 0 से। यहाँ लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस टॉपिक को ही देखें। अगर आप वर्ल्ड का दोस्तों मैप देखते हैं तो मैप में आपको पता चलेगा, जो मैंने एक बार विश्व इतिहास की संरचना बताई थी, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका ऐसे नहीं है, बस गोले बना रहा हूँ, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर देखिए जो वेस्टर्न यूरोप है यही एक प्रकार का साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी देश है। मैं यहीं पे क्लियर कर दूं इस पॉइंट को, जो 4 वर्ड यूज होते हैं, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद। दोस्तों ये जो वर्ड हैं ये साम्राज्यवाद के ही कई रूप हैं। साम्राज्यवाद सरलतम शब्दों में, पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा बहुत सारी हैं, एक मजबूत क्षेत्र या देश द्वारा किसी क्षेत्र पे अपना प्रभाव बनाना और उसको अपने हितों के अनुसार से उसका प्रयोग करना साम्राज्यवाद है, जो कि आपको सिकंदर का भी रहा, ऑगस्टस सीजर का भी रहा, आगे चल के इंडिया में चंद्र मौर्य का रहा, अशोक का रहा, समुद्रगुप्त का रहा, कई सारे साम्राज्यों का निर्माण चला। लेकिन साम्राज्यवाद ही 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद जब भौगोलिक खोज होते, खासकर 15वीं शताब्दी में, तो साम्राज्यवाद नए रूप में आया जिसको उपनिवेशवाद कहा गया। उस उपनिवेशवाद में ब्रिटेन जैसे देश रहे जो मातृ देश कहलाएं, उन्हें नए जगहों पर अपने हितों के अनुसार से उसका उपयोग किया। जो प्रभाव बनाने वाला था वो मातृ देश या मदर कंट्री कहलाया, और जिस क्षेत्र पे प्रभाव बनाया गया उपनिवेश का। जैसे ब्रिटेन का उपनिवेश अमेरिका भी बना, और ब्रिटेन का उपनिवेश भारत भी बना, और संसार के कई सारे क्षेत्र बने। इसी तरह से जो तीसरा वर्ड आता है दोस्तों नव साम्राज्यवाद है। मेरा लिखा भी रहेगा नोट्स में, आप देखेंगे। नव साम्राज्यवाद दोस्तों 18वीं सेंचुरी के औद्योगिक क्रांति से जुड़ा हुआ है। जैसे उपनिवेशवाद भौगोलिक खोजों के साथ जुड़ा हुआ है, वैसी नव साम्राज्यवाद औद्योगिक क्रांति के परिवेश से जुड़ा हुआ है। तो नव साम्राज्य, नियो इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद में राजनीतिक संघर्ष बातें थी, हिंसात्मक गतिविधियां भी थी, पर नव साम्राज्यवाद मूलतः आर्थिक तत्वों द्वारा दोस्तों संचालित होगा, और इसका विकास 18th 19th में दिखाई पड़ेगा। इसका एक आइडियल उदाहरण दोस्तों अफ्रीका का साम्राज्यवाद है, जहां पे आप देखते हैं इसको नव साम्राज्यवाद का उदाहरण बोलते हैं। जो अफ्रीका का बंटवारा 1850s के बाद दिखाई पड़ता है, बड़ा शांति से अपने आर्थिक हितों के अनुसार से अफ्रीका पे दोस्तों प्रभाव बनाया जाता है। तो साम्राज्यवाद मूल विचारधारा जो शुरू से चल रहा, उसी का एक रूप भौगोलिक खोजों के साथ उपनिवेशवाद, उसी का एक रूप औद्योगिक क्रांति के परिवेश में नव साम्राज्यवाद। और दोस्तों जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के कई क्षेत्र जब आज़ाद हुए, तो वहाँ पर एक नई दौर की शुरुआत हुई जो आज भी जारी है। उसको कहा गया नियो कॉलोनिज्म। पहले साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, बाद में नव साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद। तो 1945 के बाद जो दौर चला और आज भी जो एमएनसीज के द्वारा चलता है दोस्तों, उसको नियो कॉलोनिज्म या नव उपनिवेशवाद के नाम से दोस्तों जानते हैं, जिसमें कि आर्थिक हितों को नए रूपों में एक हेल्प के नाम पर दिया जाता है और बाद में उसको प्रभाव बनाने की कोशिश होती है। जैसे पहले उपनिवेशवाद में नए जगह को खोजते थे, यहाँ पर नए आर्थिक संभावनाओं को खोजा जाता है, और यह दौर आज भी चल रहा है। ये जो न्यू कॉलोनिज्म वर्ड है दोस्तों 1950s में अफ्रीकन कंट्री है घाना, वहाँ के राष्ट्रपति थे क्वामा एनक्रुमा, उन्होंने इस शब्द को गढ़ा था। खासकर कहा था कि अभी नए प्रकार का उपनिवेशवाद दोस्तों चल रहा है। चर्चा विस्तार से कभी और करेंगे, अभी बस एक टर्म समझा दिए। अब इसी पे जो यहाँ पे जो नेशनल मूवमेंट है,
या जिसको राष्ट्रवादी आंदोलन कहते हैं वो समझने की दोस्तों जरूरत है। फ्रेंड्स, राष्ट्रवाद क्या होता है? सरल शब्दों में राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में एकता की भावना है। व्यवस्थित संदर्भों में एक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में, एक भौगोलिक सीमा में, वहां पर विभिन्न जाति समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार पर जिस एकता का निर्माण होता है उसको दोस्तों राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद के नाम से हम लोग समझ सकते हैं। अब आते हैं राष्ट्रवाद की जो विकास प्रक्रिया है वो कैसे है। जो ये क्षेत्र है, चाहे वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो या आपका अफ्रीकन कंट्रीज हो या एशियन कंट्रीज हो, यहां पर जो राष्ट्रवाद चला है या जो राष्ट्रीयता का विकास चला है, इसको हम लोग साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के रूप में दोस्तों देख सकते हैं। मतलब उससे जो मुक्ति की आकांक्षा है उस रूप में राष्ट्रीय आंदोलन का दोस्तों विकास होता है। विस्तार से बातें सेकेंड पार्ट में करेंगे, अब इसे थोड़ा ब्रीफ लेते चले। तो यहां पर एक बात ध्यान देंगे कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद था उससे मुक्ति के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट दोस्तों चलता है। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसको इसलिए पढ़ाया जाता है दोस्तों क्योंकि इसके माध्यम से आप ये सीखेंगे, जिसमें समीक्षा इसमें चर्चा भी करूंगा, कि वो तत्व क्या थे जो 19th सेंचुरी में बिखरे हुए भारत के विभिन्न समुदायों को एक करता है सॉरी, और वो तत्व कैसे 20th सेंचुरी में बहुत एकता के साथ उतनी बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति को हराने में सफल दोस्तों हो जाता है। और आज भी उसी एकता की जरूरत है। इसलिए आप देखते होंगे सिलेबस में इंडियन कल्चर भी है जिसका थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इंडियन नेशनल भी है जिसका थीम है यूनिटी। दोस्तों ये सबक देगा कि प्रतिरोध विरोध हमेशा चलते रहें पर भावना एकता की होनी चाहिए। जैसे मैं अक्सर बच्चों को भी कहता हूं कि हम सब टीचरों में कमियां हो सकती हैं पर हम सभी शिक्षकों को सम्मान करते हैं। कभी मेरे किसी शब्द से किसी शिक्षक को कोई भी हानि पहुंचे उसके विनम्र मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। कभी ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता हूं। हाँ, कभी ऐसा लग जाए, हाँ मैं थोड़ा सा प्रतिक्रियावादी हूँ, क्योंकि बच्चों के स्तर पे आप किसी चीज़ को करिए दोस्तों तो उसके पहले टीचर्स को भी आजकल चाहिए कि एक अच्छा होमवर्क किया रहे। आप बच्चे आप पर बहुत भरोसा करते हैं तो आपका एक अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। सिर्फ ये भी बैकग्राउंड का मतलब ये भी नहीं कि आप अचानक किसी पास हो गए। पास तो एक ठीक है, आपने एक सफलता पर बहुत बधाई के प्राप्त है, लेकिन पढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा डेडिकेशन भी चाहिए। अच्छा होमवर्क करिए, उसके लिए एक आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या फिक्स है, एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। साइड बिजनेस दोस्तों पढ़ाना नहीं रहा। जैसे सोशल मीडिया के दौर में बहुत आसान है थोड़ा बड़ा बोल देना, लेकिन उसको प्रॉपरली उसको निभा पाना ये बड़ा बात होता है। ये ध्यान दीजिएगा हमेशा दोस्तों, निभाना भी पड़ता है और ये फुल टाइम जॉब है दोस्तों। फुल टाइम दिन भर काम करना पड़ता है तब वो काम हो सकता है। फिलहाल यहीं पर दोस्तों याद रखिएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरोध का आंदोलन है। इसमें मैंने कुछ टर्म भी बताए, राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद, एक भौगोलिक सीमा में एकता की भावना, और ये साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद विरोध के रूप में सामने आया। फिर मैंने टर्म यही बताया कि साम्राज्यवाद मूल अवधारणा रही, भौगोलिक खोजों के साथ उपनिवेशवाद आया, औद्योगिक क्रांति के परिप्रेक्ष्य में नौ साम्राज्यवाद आया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में नौ उपनिवेशवाद आया। वो टर्म्स आगे भी चर्चा में होंगे। यहाँ पर अब देखते हैं इसको कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने एक सामान्य परिचय बात कही, जहाँ पे मैंने थोड़ी सी बातें भी रखी कि इंडिया में एक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया अगर राष्ट्रीयता के लिए ज़रूरत है तो कैसे चला। आप माइंड में याद करिए कि भारत प्रारंभ से ही एक विश्व गुरु टाइप की बात थी, चाहे वो वैदिक काल हो या उसके पहले हड़प्पा काल हो, हमारे संपर्क शुरुआत से रहे। कई बार एक प्रकार का इनडायरेक्टली एक अवधारणा रही कि हम लोगों ने कई अपना फैलाव किया है। मैं बात करना चाहूँगा गुप्त काल का, जब हमारा दक्षिण पूर्व एशिया पे बढ़िया संपर्क था। मैं बात करना चाहूँगा आगे चोला पीरियड का। चोला में आपने देखा होगा जो राजेंद्र चोल का समय, उस पर दक्षिण पूर्व एशिया की विजय भी दोस्तों की गई थी। जो आज चाइना हल्ला करते रहता है कि हिंद चीन जो कंबोडिया, लाओस, वियतनाम पर उसमें भारत हस्तक्षेप कर रहा है। इंडिया का प्रारंभ से ही वहाँ दोस्तों जुड़ाव रहा है और कोई नई बात नहीं है। तो ये जुड़ाव दोस्तों हमेशा बना रहा है।
तो इंडिया का जो राष्ट्रीयता का प्रसार है वो तो 19वीं सेंचुरी से दिखाई पड़ेगा, जिसमें तीव्रता 20वीं सेंचुरी से आएगी। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया में पहले से भी एक प्रकार का एक रहा है। जैसे आप देखेंगे शुरुआती साहित्यों में आपको भारत के भौगोलिक स्थिति की चर्चा, जो विष्णु पुराण में तत्व में आएंगे कि कैसे दक्षिण में महासागर है, ये जो चीजें हैं, तो विष्णु पुराण भी कह देता है कि ऐसे भारत है, ये जम्बू द्वीप खंड है, नीचे में कौन, दक्षिण में महासागर है, उत्तर में हिमालय है। उस समय भारत वाला नक्शा नहीं है, लेकिन एक अभिव्यक्ति प्रारंभ से ही है जो कि प्रेरित करता रहा। फिलहाल ये कई सारी बातें हैं जो इसमें चर्चा में रहेगा, सब जोड़ सकते हैं। और एक बात और भी ध्यान देंगे कि भारत का जो राष्ट्रवाद है, अमेरिका में भी राष्ट्रवादी आंदोलन चला, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, इसको लैटिन अमेरिका में कहते हैं। बस अंतर है कि जब आप साउथ अमेरिका में कैरेबियंस और मिडिल अमेरिका जोड़ दो, उसको लैटिन अमेरिका कहते हैं। इसी में आप पाएंगे अफ्रीका में भी राष्ट्रवादी आंदोलन चला, एशिया में चला। उन सब में भारत बहुत विशिष्ट रहा है। विशिष्ट इस रूप में दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में जिस एकता का निर्माण हुआ, उस एकता को आगे प्रिजर्व किया गया है, चाहे हमारे संविधान में या आज भी। ये बहुत बड़ी विशेषता है जिसको आप इस पढ़ाई के दौरान भी देखेंगे। फिलहाल अब इसको कैसे पढ़े, इसके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ में जाना चाहूंगा। मॉडर्न के विकास क्रम में जाइए। मॉडर्न पहले पढ़ने में आपको सबसे पहले आधारभूत संकल्पनाएं क्लियर क्या होना चाहिए कि मॉडर्न इंडिया क्या है। दोस्तों, मॉडर्न एक आइडियोलॉजी है, एक आधुनिकता, एक विचारधारा है जो नए परिवर्तनों की बात करता है, पर सिर्फ ये नए परिवर्तन प्रगतिशील होने चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, जो समाज को नई दिशा दे, विकास की ओर ले जाए। अब जो बौद्धिकता है, तर्कवाद है, समानता है, मानवतावाद की बात है, ये हमारे ट्रेडिशन में भी थे। पर ट्रेडिशन में दो तत्व होता है दोस्तों, एक होता है रूढ़िवादी तत्व जो बाद में प्रासंगिक नहीं रहता, उसको छोड़ने की जरूरत पड़ती है, और एक होता है प्रगतिशील तत्व जिसको जोड़ने की जरूरत पड़ती है। प्लस नए परिवर्तन पाश्चात्य या बाहर से भी आ सकते हैं, सबके जोड़ने से आधुनिकता की निर्माण होता है। और वो आधुनिकता आपको 18वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी से दिखता है, विशेषकर 19वीं सेंचुरी से। कोई पूछे कि आधुनिकता का शुरुआत कब से, तो कोई डेट नहीं बोल सकते हैं। अध्ययन की सुविधा से 1707 के औरंगजेब मृत्यु से बोल सकते हैं, 1757 के प्लासी विजय से बोल सकते हैं, 1857 के विद्रोह से बोल सकते हैं, कांग्रेस की स्थापना 1885 से बोल सकते हैं। लेकिन अगर एक कोई डेट पे कहे तो 1857 ज़्यादा सटीक रहेगा। ऐसे 19वीं सेंचुरी के विभिन्न घटनाओं की अभिव्यक्ति आधुनिकता की शुरुआत करती है। इसी तरह से कई सारे और टर्म इसमें आपको पढ़ना चाहिए जब आगे पढ़ाएंगे। दूसरा रहेगा राजनीतिक इतिहास में मेनली 57 से पहले तक ब्रिटिश विजय का इतिहास, जिसको हम लोग दो एंगल से लेके चलना चाहिए। एक व्यापारिक कंपनियों के बारे में कि कैसे इंडिया में पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, और उन सब से निकल के कैसे इंग्लिश जीतते हैं। दोस्तों, उसमें आप पाएंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने स्वाली की लड़ाई में हरा दिया था, आगे चल करके डचों को बैटल ऑफ बेड्रा में, और फ्रेंच को बैटल ऑफ बॉन्डिवॉस से हरा दिया था। दोस्तों, तो आप अगर माइंड फिल्म टाइप सोचिए तो ये जो इंडिया का मैप है, बाहर में से कौन निकल के आ रहा है, ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, और इंडिया में क्या है। अगला टॉपिक आप सोचिए लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स में औरंगजेब की मृत्यु के बाद से जो 12 रूलर्स आ रहे हैं, बहादुर शाह जफर से लेकर के आगे बहादुर शाह द्वितीय तक, वो कमजोर है, जिसके चलते क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा है और अंग्रेज इसका फायदा उठा के प्रभाव बनाते हैं। सबसे पहले बंगाल को 1757 और प्लासी और फिर बक्सर। उसके बाद से आप देखते हैं बंगाल के बाद से जो दूसरा बात आप देखेंगे कि वो आपका आगे चल के, मैं माफी चाहूंगा यहाँ पे, मैसूर पे, उसके बाद से फिर आपके मराठा पे, फिर उसके बाद से पंजाब पे। बीच में उनका पॉलिसीज भी चलता है, पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस जो बेलेजली के समय में ज़्यादा पॉपुलर होता है, और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अंग्रेजों ने बड़ा रणनीति से जैसा समय रहा वैसी प्रकृति अपनाई, कभी सहायक संधि से प्रसार और कभी डलहौजी का आक्रामकता वाला प्रसार। अगर आपको अंग्रेज का विस्तार का बताना हो तो आप आराम से बता सकते हैं ग्राफ करके। जो उद्भव चरण है वो लॉर्ड क्लाइव का समय है, जो विकास चरण है वो बेलेजली का समय है, और जो ब्रिटिश विस्तार का चरमोत्कर्ष है वो आपका डलहौजी है। उद्भव बंगाल विजय वाला दौर क्लाइव, विकास वेलेस्ली, सहायक संधि वाला दौर, विशेष सहायक संधि पहले भी होते थे, और डलहौजी का बात। ऐसे ग्राफ्स भी बनाना सिखाएंगे, उससे अंक आते दोस्तों। आपको मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि जितना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा वो आपको फायदा करेगा। इसी प्रक्रिया में आप इसके बाद से आप आगे पढ़ेंगे अंग्रेजों ने प्रभाव बनाने के बाद कैसे
बाहरी शक्तियों में, चाहे वो बगल का सिंध हो या अफगानिस्तान हो, इधर नेपाल हो, इन सब पे अपना प्रभाव बनाया। और फिर कैसे सिविल सेवा का विकास किया, पुलिस सेवा का विकास किया, ताकि और एक्ट्स के माध्यम से अपनी पकड़ बनाई। देन उसके बाद से अंग्रेजों की सारी पॉलिसी के केंद्र में था उसका इकोनॉमी। मैंने क्लास में चर्चा भी दोस्तों किया था कि अंग्रेजों का सभी पॉलिसी के कोर में क्या है, अर्थव्यवस्था। और उसी अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए वो राजनीति में भी जाते हैं, और उसी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए वो समाज संस्कृति में भी जाते हैं। जैसे बंगाल विजय का प्रारंभिक विजय के बाद उन्होंने मेनली छूट चाहा, व्यापारिक छूट चाहा ताकि खूब फायदा हो सके। और 1813 के एक्ट से जो ईसाई मिशनरियों को भी छूट दी जाती है वो इसलिए ताकि ईसाई मिशनरियों के माध्यम से पाश्चात्य विचारों का प्रसार हो सके। और जब पाश्चात्य विचारों का प्रचार प्रसार दोस्तों होगा तो उनके चलते उनके जो औद्योगिक जो उद्देश्य हैं उसकी दोस्तों पूर्ति हो पाएगी, क्योंकि वो चाहते थे भारत को कच्चे माल का स्रोत के रूप में प्रयोग करना और अपने तैयार माल के लिए बाजार के रूप में प्रयोग करना। और ये संकल्पनाओं को बढ़ाने में पाश्चात्य विचार भी बहुत बड़े रोल प्ले करेंगे। दोस्तों आर्थिक इतिहास की मैंने बातें सबको बता दी हैं कि कैसे ब्रिटिश पूर्व अर्थव्यवस्था विकासशील और आत्मनिर्भर थी, फिर कैसे उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण चले, फिर कृषि क्षेत्र में 3 प्रकार के बंदोबस्त और आपका कृषि का वाणिज्यीकरण चला, फिर परंपरागत उद्योग के पतन की बात चली, आगे बढ़ने पे धन का निकासी से, चूंकि पहले भी बहुत सारे बाहरी सत्ताएं आई थी पर अंग्रेज इस रूप में अलग थे कि उन्होंने हमारे संसाधन को लेकर के लौट करके लेके चले गए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों, और इसीलिए वो ज़्यादा शोषक माने जाते हैं। उसके बाद से सामाजिक सांस्कृतिक टॉपिक जो है और भारतीय से जुड़ा हुआ दोस्तों, ये 19वीं सेंचुरी की बात है जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की बात चलेगी, जिसमें आप पढ़ते हैं कि विभिन्न आंतरिक और बाह्य कारणों से 19वीं सेंचुरी में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स दोस्तों होते हैं, जिसमें राम मोहन राय बंगाल से, विवेकानंद बंगाल से, और उसी में आप पढ़ते हैं दयानंद सरस्वती भी महाराष्ट्र क्षेत्र में, और खासकर जो 3 प्रशासनिक केंद्र थे अंग्रेजों के, बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, तीनों क्षेत्र में बहुत से सुधारक होते हैं। और इन सुधारों से भी राष्ट्रवाद का दोस्तों आधार तैयार होगा। मैं ये बातें जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि जब ये टॉपिक बोलूँगा तो ये इससे इंटरलिंक्ड दोस्तों रहेगा। कुछ बच्चे जो यूट्यूब वाले होंगे बोलेंगे कि सर इस पर कब आइएगा। ये दोस्तों हम पूरे क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं, जो इसका बैकग्राउंड जानिएगा तब इसके टॉपिक खटखट क्लियर होते जाएंगे दोस्तों। फिलहाल अभी बेस इसको आगे विस्तार भी दूंगा। अब यहाँ पे जो सुधार आंदोलन दोस्तों होंगे उसी से राष्ट्रवाद का आधार तैयार होगा। जो सुधार आंदोलन में बात होगी सामाजिक समानता की, सुधार आंदोलन में होंगे नारी उत्थान की, शिक्षा का विकास चलेगा, प्रेस का विकास चलेगा, और इससे ही राष्ट्रवाद का दोस्तों आधार तैयार होगा। इसी में विभिन्न वर्गीय आंदोलन जोड़ सकते हैं, निम्न जाति, जनजाति, किसान और मजदूर एक साथ जोड़ सकते हैं। निम्न जातियों के भी कल्याण की बात चलेगी, खासकर दक्षिण भारत में आपको चेंजेस ज़्यादा दिखेंगे, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, साहू जी महाराज हों या नीचे पेरियार वगैरह हों। जनजाति में आप पाएंगे कि किस प्रकार से बिहार के क्षेत्र में संथाल होता है, बिरसा मुंडा होता है जो वर्तमान झारखंड से है, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से जन आंदोलन चलते हैं। और ये सारे आंदोलन जनजातीय क्षेत्रों में एक जागरूकता का प्रसार करेंगे जो राष्ट्रवाद का दोस्तों आधार तैयार करेगा। इसी में आप पाएंगे किसान और मजदूर आंदोलनों में भी आगे चल के दोस्तों तेजी आएगी। टर्म सीखेंगे मॉडर्न में सबसे पहले, फिर राजनीतिक बैकग्राउंड की कैसे ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, फिर उसके बाद से आर्थिक इतिहास, फिर सुधार आंदोलन, फिर विभिन्न विरोधी आंदोलन। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हमारी रणनीति रहेगी वो देखें कैसे टॉपिक्स रहेगा। सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद का विकास, इसमें बताएंगे कि राष्ट्रवाद की परिभाषा जो मैंने पीछे बोला इसको व्यवस्थित रूप से, फिर विभिन्न कारणों को मैंने सबको बताया है इतिहास में कारणों को, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। राजनीतिक में यही बातें जो ब्रिटिश शोषण की बातें हैं, आर्थिक में जो आर्थिक शोषण की विभिन्न बातें हैं। सुधार आंदोलन से क्या रहा, जागरूकता पैदा हुई, जैसे दयानंद सरस्वती कहते हैं कि भारत भारतीयों के लिए है। शिक्षा, प्रेस के विकास से भी जागरूकता पैदा दोस्तों हुई। इसी प्रक्रिया में आप पाएंगे बाहरी घटनाओं की भूमिका, चाहे वो 18वीं सेंचुरी का प्रबोधन युग हो, या 1857 में इथोपिया द्वारा इटली की पराजय हो, या 1904-05 में जापान द्वारा रूस को हराना हो, या 94-95 में जापान द्वारा चीन को हराना हो, या 1902 में जापान
को के लिए ब्रिटेन द्वारा संधि करना हो। तो ये सारे घटनाओं को जो पीछे पढ़ते हैं उसी पे क्वेश्चन निकलेगा। और यही क्वेश्चन दोस्तों जीएस में भी आया था 64वीं मेंस में कि 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास की दोस्तों चर्चा करें। मैं बात करूंगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि वही राजनीतिक कारण जो पीछे से पढ़ते आते हैं, वही आर्थिक कारण, क्योंकि इतिहास निरंतरता परिवर्तनीयता में देखनी चाहिए। तो ये आपको फटाक से चीज याद हो जाएगा। 19 का मतलब है 1800 से 1899 का दौर में ये चर्चा करेंगे। फिर बात करें 1857 के विद्रोह की, इसमें बात होगी सबसे पहली बात कि इसको प्रस्थान बिंदु मानते हैं या प्रारंभ बिंदु मानते हैं। और फिर बात करेंगे इसमें स्रोतों की समस्या क्या है कि अधिकांश साक्ष्य जो ब्रिटिशर्स के हैं और आर्थिक तत्वों पे जोर कम दिया गया है, राजनीतिक पे दोस्तों ज़्यादा जोर दिया गया है। उसी प्रक्रिया में फिर कारणों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारण, कमोबेश यही सब कारण यहाँ पर भी कुछ मिलते जुलते रहेंगे। फिर तात्कालिक कारण ज़्यादा जोर रहेगा उसकी असफलता कारण और स्वरूप के पक्ष पर। फिर कांग्रेस की स्थापना और विकास सेफ्टी वॉल थ्योरी के आधार पर। देन उसके बाद से नरमपंथ जो शुरुआत में चला, जिसमें ट्रिपल पी फॉर्मूला था, प्रेयर, पिटीशन, पीसफुल प्रोटेस्ट। गर्मपंथी में इन विचारों पे विश्वास नहीं, इसको हम लोग तोड़ेंगे। कारण, उद्देश्य, नेतृत्व, संगठन, विचारधारा, कार्यक्रम, जन सहभागिता और उपलब्धियां के आधार पे। देन उसके बाद स्वदेशी आंदोलन गर्मपंथी दौर में चलेगा कि ऐसे बंगाल विभाजन के बाद, और मेरा वो फार्मूला याद रखिए जो मैंने 8 पॉइंट भी बोला, उसमें से गांधी युग की बात करेंगे, मैंने थोड़ा सा लेक्चर ही मैंने दिया था। और नेक्स्ट में लास्ट में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का 2 चरण चलेगा, 1890 से 1914 का पहला चरण जिसमें व्यक्तिगत वीरता की बात रहेगी, और दूसरा चरण व्यवस्थित रूप से असहयोग के बाद से जो लोग चलेंगे। पहले दौर में आप पाएंगे कि विदेशों में बहुत गतिविधियां हैं, और दूसरे दौर में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां ही मेनली दिखाई पड़ती हैं। देन वामपंथ का विकास वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से, और कांग्रेस में जो सीएसपी की बात चली, और डिफरेंट एक्ट्स पे क्या प्रतिक्रिया रही, और सांप्रदायिकता और भारत का विभाजन क्या है। ये पहला दोस्तों खंड था। दूसरे खंड में हम लोग यहीं से दोस्तों इस बात को स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद।